ऑक्सीजन वियोजन वक्र के बाद अब हमारा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है CO2 का ट्रांसपोर्ट, मीन्स CO2 का परिवहन। CO2 के परिवहन से बहुत सारे क्वेश्चंस अभी तक पूछे गए, तो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस वजह से इसे हमें बहुत ध्यान से पढ़ना है बेटा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं CO2 का परिवहन। CO2 का परिवहन 3 रूप में होता है, मीन्स ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 3 फॉर्म्स में होता है। फर्स्ट 20 से लेकर 25% एंड अप्रोक्सीमेटली 23% ये जाती है CO2 RBC के द्वारा, और RBC में एक वर्णक पाया जाता है जिसका नाम है हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन के द्वारा CO2 का ट्रांसपोर्ट होता है 23%। 23% CO2 जब हीमोग्लोबिन से जुड़ती है तो हीमोग्लोबिन में एमीन ग्रुप के साथ ये बाइंड होती है। ऑक्सीजन तो बाइंड होती है Fe+2 मींस आयरन ग्रुप के साथ, जबकि एमीन ग्रुप के साथ CO2 बाइंड होती है तो हीमोग्लोबिन के एमीन ग्रुप के साथ जुड़कर कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन, मींस HHBNH3OOH। इस फॉर्म में 23% CO2 ट्रेवल करती है, और इसका निर्माण मींस कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन का निर्माण होता है RBC के अंदर। ये तो था 23% CO2 का ट्रांसपोर्ट। अब बची हुई 77% ये जाती है प्लाज्मा के थ्रू। प्लाज्मा के थ्रू इसमें भी 2 पार्ट है। कैसे? 70% प्लाज्मा में जाती है NaHCO3 मीन सोडियम बाइकार्बोनेट की फॉर्म में। ये 70% NaHCO3 की फॉर्म में जाती है, जबकि 7% जाती है प्लाज्मा में घुलित अवस्था में, मींस प्लाज्मा में डिसॉल्व होकर। तो हमने पढ़ा CO2 7% डिसॉल्व होके जाती है प्लाज्मा में, 70% जाती है NaHCO3 मींस सोडियम बाइकार्बोनेट की फॉर्म में, और वो भी प्लाज्मा में बनता है, और 23% जाती है कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन की फॉर्म में। पूछा जाए कितने परसेंट CO2 का ट्रांसपोर्ट प्लाज्मा के द्वारा होता है, तो आंसर जाएगा 77%। पूछा जाए कितने परसेंट CO2 का ट्रांसपोर्ट प्लाज्मा में घुलित अवस्था में होता है, तो आंसर जाएगा 7%। और पूछा जाए प्लाज्मा में सबसे ज्यादा किस फॉर्म में CO2 का ट्रांसपोर्ट होता है, तो आंसर जाएगा 70%, और वो भी किस फॉर्म में? सोडियम बाइकार्बोनेट की फॉर्म में। और ये पूछा जाए कि इन तीनों में से सबसे ज्यादा CO2 किस फॉर्म में जा रही है, तो देखने से ही पता लग रहा है 70% सोडियम बाइकार्बोनेट की फॉर्म में जा रही है। जब हम CO2 का ट्रांसपोर्ट करते हैं तो हम उसे ले जा रहे होते हैं ऊतक से कूपिका की तरफ, मीन्स हम उसे टिश्यू से, और अभी हम यहाँ एल्विलाई की तरफ उसे लेकर जा रहे होंगे। कैसे ले जाते हैं, क्या प्रोसेस होता है, और कैसे इन 3 पदार्थों का निर्माण होता है, वो सब हम अभी थोड़ी देर में पढ़ेंगे। तो हमने ये पढ़ा कि CO2 का ट्रांसपोर्ट होता है टिश्यू से और कूपिका मींस एल्विलाई की तरफ, और इसे ले जाने का काम जो ब्लड करता है उसे बोलते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो कि वेन के द्वारा ले जाया जाता है। वैसे तो ज्यादातर वेन्स जो हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर जा रही होते हैं, लेकिन लंग्स के लेवल पर जो पल्मोनरी वेन मींस पल्मोनरी जो शिरा होती है, या जिसे हम फुफ्फुसीय शिरा बोलते हैं, उसमें ब्लड पाया जाता है ऑक्सीजनेटेड। ऐसे ही ज्यादातर आर्टरीज के द्वारा ब्लड ले जाया जाता है ऑक्सीजनेटेड मींस ऑक्सीजनित, लेकिन पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा जो ब्लड ले जाया जा रहा है, या पल्मोनरी मींस फुफ्फुसीय धमनी द्वारा जो ब्लड ले जाया जाता है, वो डीऑक्सीजनेटेड होता है। और ये 2 एक्सेप्शन होते हैं इस तरीके के, मींस धमनी का एक्सेप्शन है पल्मोनरी धमनी, और शिरा का एक्सेप्शन है पल्मोनरी शिरा। तो हम ये देख रहे हैं कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को जो कि ऊतक से कूपिका की तरफ CO2 लेकर जा रही है, वो वेन्स के द्वारा ले जाया जाएगा। कैसे CO2 को ट्रांसपोर्ट किया जाता है, अब हम उसकी मैकेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे। अब हम CO2 की ट्रांसपोर्ट की मैकेनिज्म के बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि हमने ये पढ़ा है कि CO2 का ट्रांसपोर्ट
टिश्यू से एल्वेलाई की तरफ होता है। तो हम इसे पहले टिश्यू से लेकर जाएंगे एल्वेलाई की तरफ। सबसे पहले हम बात करते हैं टिश्यू के लेवल पर क्या क्या होता है। हम ये जानते हैं टिश्यू मीन्स ऊतक के स्तर पर PO2 मीन्स पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन मीन्स ऑक्सीजन का आंशिक दाब कम होता है, जबकि CO2 का यहाँ आंशिक दाब ज्यादा होता है। और अगर ऐसा है तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ बाइंड न करके हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को छोड़ के भागेगा, और अगर ऐसा होगा तो KHbO2 का विखंडन होगा। ये हम पहले ही ऑक्सीजन वियोजन वक्र से पहले भी हम ये पढ़ चुके हैं। तो हमने पढ़ा टिश्यू लेवल पर PO2 का कम होना, PCO2 का ज्यादा होना KHbO2 के विखंडन को प्रेरित करता है, और जब ऑक्सीजन इसके विखंडन से इस सेल को मिलेगी तो सेल पर फूड का ऑक्सीडेशन होगा और CO2 लिबरेट होगी। CO2 को ले जाने के लिए ब्लड ही एक माध्यम की तरह काम करेगा। ये हमने एक ब्लड वेसल बनाई है जिसमें ब्लड में प्रेजेंट RBC और प्लाज्मा के बारे में बताया गया, क्योंकि केवल प्लाज्मा और RBC की ही हम यहाँ बात करेंगे। WBC और प्लेटलेट का गैसों के परिवहन में कोई योगदान नहीं होता, इस वजह से हम उन दोनों की बात यहाँ पर नहीं करेंगे, केवल RBC और प्लाज्मा की बात होगी। सबसे पहले CO2 7% डिसॉल्व हो जाएगी प्लाज्मा में। CO2 का 70% RBC में प्रेजेंट वाटर के साथ जुड़ेगा और ये बनाएगा कार्बोनिक एसिड मींस H2CO3, और इस अभिक्रिया को एक एंजाइम सपोर्ट करेगा या उत्प्रेरित करेगा, और उस एंजाइम का नाम है कार्बोनिक एनहाइड्रेज। कार्बोनिक एनहाइड्रेज RBC और प्लाज्मा दोनों में ही पाया जाता है, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि कार्बोनिक एनहाइड्रेज पाया जाता है, फर्स्ट ऑप्शन में दे रखा है RBC, सेकंड ऑप्शन में दे रखा है WBC, थर्ड ऑप्शन में दे रखा है प्लेटलेट और फोर्थ ऑप्शन में दे रखा है प्लाज्मा, तो आंसर जाएगा RBC, क्योंकि सबसे ज्यादा प्लाज्मा से बहुत ज्यादा ये पाया जाता है RBC में। और काम क्या है इस कार्बोनिक एनहाइड्रेज का? तो कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम H2O को CO2 के साथ जोड़ के H2CO3 बनवाता है और इसे आगे तोड़कर H+ और HCO3- में कन्वर्ट करता है। साथ ही ये इस H+ और HCO3- को जोड़कर H2CO3 बनवाता है और वापस से इस H2CO3 को H2O+ CO2 में तोड़ने का कार्य करता है। मतलब कार्बोनिक एनहाइड्रेज इस रिएक्शन में दोनों साइड में काम कर रहा होता है। यहाँ पर भी ये रिएक्शन कार्बोनिक एनहाइड्रेज की वजह से ही होती है। तो हमने पढ़ा CO2 का 7% तो डिसॉल्व हो गया प्लाज्मा में, 70% CO2 जुड़ती है RBC के अंदर उपस्थित वाटर के साथ और बनता है H2CO3। ये एक अनस्टेबल कंपाउंड है, टूट जाएगा और यहाँ पर भी कार्बोनिक एनहाइड्रेज काम करेगा और H+ और HCO3- में इसे तोड़ दिया जाएगा। क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा जो रक्त है वो स्लाइटली एल्कलाइन होता है, मीन्स बहुत कम क्षारीय होता है, जबकि H+ आयन के यहाँ आने की वजह से अब अम्लीयता बढ़ रही है, और अगर अम्लीयता बढ़ेगी तो ये सेल डैमेज होना स्टार्ट हो जाएगी, मीन्स ब्लड हमारा खराब होना स्टार्ट हो जाएगा। इसका मतलब इसको हमें इस H+ को हमें न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा, मीन्स उदासीन करना होगा। इसके लिए तरीका क्या है? क्योंकि हम यहाँ जान रहे हैं कि KHbO2 का विखंडन होगा, तो KHbO2 टूटेगा K+ में, Hb- में, और ऑक्सीजन रिलीज हो जाएगी। यही ऑक्सीजन इन सेल को दी गई थी जिससे कि ये CO2 का ट्रांसपोर्ट अब पॉसिबल हो पाया। तो ये जो हीमोग्लोबिन मुक्त हुआ है, ये हीमोग्लोबिन इस H+ को न्यूट्रलाइज करेगा और बनाएगा HHB मींस हीमोग्लोबिनिक एसिड। यहां से जो क्वेश्चन आता है वो ये है, पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा ऐसा पदार्थ है जो CO2 के ट्रांसपोर्ट के समय ब्लड की अम्लीयता को नहीं बढ़ने देता। तो हमें पता लग रहा है वो कौन है, वो है हीमोग्लोबिन। पूछा जाता है कि हीमोग्लोबिन कैसे काम करता है, तो हीमोग्लोबिन एक बफर की तरह काम करता है। यहाँ पर ये H+ को साथ में जोड़ रहा होता है
और यहाँ पर ये H प्लस को निकाल रहा होता है। इस वजह से हीमोग्लोबिन टिश्यू लेवल पर हीमोग्लोबिन H प्लस को जोड़कर अम्लीयता को बढ़ने नहीं देता या H प्लस को उदासीन कर लेता है और बनाता है हीमोग्लोबिनिक एसिड। वापस से समझते हैं। CO2 का ट्रांसपोर्ट 7% डिसॉल्व होकर हो गया। CO2 का 70% वाटर के साथ जोड़कर H2CO3 बन गया। H2CO3 टूट गया H प्लस और HCO3 माइनस में। H प्लस के आने की वजह से यहाँ की अम्लीयता बढ़ रही है, तो H प्लस को हीमोग्लोबिन जोड़ लेगा अपने साथ और HHP बन जाएगा। ये हीमोग्लोबिन कहाँ से आया है? क्योंकि यहाँ KHBO2 टूट गया था, उससे ये हीमोग्लोबिन आया था और ऑक्सीजन सेल को हमने दे दिया। ये जो HCO3 माइनस है ये सेल से निकलकर बाहर आ जाएगा। सेल से HCO3 माइनस मीन्स आरबीसी से HCO3 माइनस का बाहर निकलना मीन्स इफ्लक्स कहलाता है। और HCO3 माइनस जैसे ही प्लाज्मा में आएगा, ये प्लाज्मा में जो यहाँ की केमिकल इक्विलिब्रियम है मीन्स यहाँ का जो संतुलन है उसे बिगाड़ देगा और संतुलन को रिस्पॉन्ड करेगा NaCl। NaCl दो भाग में टूट जाएगा, Na प्लस और Cl माइनस में। कोई नेगेटिव आयन बाहर आया है तो किसी नेगेटिव आयन को अंदर भी जाना होगा। अगर हम आगे पढ़ेंगे आरबीसी के बारे में तो आरबीसी में हम पढ़ेंगे कि उसकी मेम्ब्रेन को बोलते हैं डोनेंस मेम्ब्रेन, जो केवल ऋणात्मक आयन को ही जाने देती है। तो HCO3 माइनस का बाहर आना और उसकी वजह से Cl माइनस जाएगा अंदर। Cl माइनस का प्लाज्मा से आरबीसी के अंदर जाना ये कहलाता है क्लोराइड शिफ्ट, या जिस साइंटिस्ट ने इसे पता किया था उसके नाम पर इसे बोलते हैं हैम्बर्गर फिनोमिना। पूछा जाता है हैम्बर्गर फिनोमिना या क्लोराइड शिफ्ट किस लेवल पर देखा जाता है, तो आंसर जाएगा टिश्यू मींस ऊतक के स्तर। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है कि क्लोराइड शिफ्ट क्या होता है, तो क्लोराइड शिफ्ट इज द शिफ्टिंग ऑफ Cl माइनस मींस Cl माइनस आयन का प्लाज्मा से आरबीसी के अंदर जाना, ये कहलाता है क्लोराइड शिफ्ट। तीसरा क्वेश्चन ये आता है कि क्लोराइड शिफ्ट क्यों होता है, क्योंकि HCO3 माइनस बाहर आया है। कहां से कहां आया है, तो आरबीसी से प्लाज्मा में आया है। तो ये क्लोराइड शिफ्ट के बारे में हो गया। हमने पढ़ा Cl माइनस अंदर चला गया क्योंकि HCO3 माइनस बाहर आ गया। HCO3 माइनस बाहर आया तो इस Na प्लस के साथ जुड़ेगा और बनाएगा NaHCO3 और इसी फॉर्म में 70% CO2 सोडियम बाइकार्बोनेट की फॉर्म में जाती है। ये भी प्लाज्मा में ही बनता है, तो प्लाज्मा में टोटल परसेंटेज हो गई 77% CO2। अब आते हैं बची हुई 23% CO2 हीमोग्लोबिन, जो कि हीमोग्लोबिनिक एसिड की फॉर्म में है, उस हीमोग्लोबिन के NH2 ग्रुप के साथ जुड़ेगा जो कि उसी के अंदर होता है और बनाता है कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन HHBNHCOOH। और इस तरीके से 23% बची हुई CO2 भी एक पदार्थ में चली जाती है, एक पदार्थ के रूप में बदल जाती है और उसे बोलते हैं कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। जब ये टॉपिक स्टार्ट किया था तो हमने पढ़ा था 7% डिसॉल्व होकर 70% NaHCO3 की फॉर्म में और 23% कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन की फॉर्म में CO2 का ट्रांसपोर्ट होता है। अब इस आरबीसी के अंदर एक तो K प्लस बचा है और दूसरा ये जो Cl माइनस अंदर गया था वो बचा है। ये दोनों जुड़ जाएंगे और बन जाएगा KCl। तो जब हम CO2 को ट्रांसपोर्ट करके टिश्यू से एल्वेलाई की तरफ लेकर आते हैं तो टोटल 3 सबस्टेंस बनते हैं या 3 पदार्थ बन रहे होते हैं। 2 तो बन रहे हैं आरबीसी में HHBNHCOOH एंड KCl, जबकि एक पदार्थ बनता है प्लाज्मा में NaHCO3। अब आते हैं, हम इसे लेकर पहुंच गए एल्वेलाई पे। एल्वेलाई लेवल पर हम ये जानते हैं कि पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन मींस ऑक्सीजन का आंशिक दाब ज्यादा है, CO2 का आंशिक दाब कम है, तो यहाँ पर KHBO2 के निर्माण की संभावना है। मींस KHBO2 के निर्माण के लिए यहाँ पर कार्य होगा। कैसे? जैसे ही ये हीमोग्लोबिन इस CO2 को लेकर एल्वेलाई के लेवल पर पहुंचेगा
ये देखेगा कि यहाँ पर पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का ज्यादा है। तो हीमोग्लोबिन मेनली जो है इसी पर डिपेंड करता है, जब हमने ये पढ़ा था ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट में, कि अगर CO2 ज्यादा है तो हीमोग्लोबिन फिर CO2 को छोड़ आएगा। जैसे ही ये CO2 को छोड़ेगा, इस कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन को तोड़ दिया जाएगा, ये कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन टूट जाएगा। जैसे ही ये टूटेगा, H प्लस रिलीज होगा, हीमोग्लोबिन अलग हो जाएगा और CO2 भी निकल जाएगी। इस CO2 को जो कि हम यहाँ से लेकर आए थे, उस CO2 को एल्विलाई को दे दिया जाएगा और एल्विलाई से ये CO2 एनवायरमेंट में चली जाएगी। और यही तो हम चाहते थे, CO2 का ट्रांसपोर्ट हम यही तो करना चाहते थे, उसे कहाँ भेजना, एनवायरमेंट में। जैसे ही H प्लस आयन रिलीज हुआ, फिर से एक प्रॉब्लम आ जाएगी कि एसिडिटी बढ़ रही है। अब इस H प्लस को न्यूट्रलाइज करने के लिए NaHCO3 टूटेगा, Na प्लस और HCO3 माइनस में, और HCO3 माइनस अंदर आ जाएगा और इस H प्लस के साथ जुड़ जाएगा। कार्बोनिक एनहाइड्राइड इसमें काम करेगा और बनेगा H2CO3। वापस H2CO3 टूटेगा तो वाटर और CO2 रिलीज होगा। ये वाटर इसी आरबीसी का था। ये सारी रिएक्शन उल्टी चल रही है और CO2 जो हम लाए थे 70%, वो CO2 अब देती जाएगी एल्विलाई को और एल्विलाई से चली जाएगी एनवायरमेंट में। तो जो CO2 हम यहाँ से ट्रांसपोर्ट करके लाए थे, तो सारी की सारी CO2 हमने बाहर एनवायरमेंट में रिलीज करवा दी। अब हीमोग्लोबिन इस CO2 को छोड़कर क्यों भागा था? क्योंकि उसे पता है कि CO2 ज्यादा था, तो CO2 ज्यादा था, इसकी वजह से हीमोग्लोबिन इससे जुड़ना चाहता था। तो अब जो पदार्थ KCl है, क्योंकि HCO3 माइनस अंदर आ गया है, तो Cl माइनस बाहर चला जाएगा और Na प्लस के साथ जुड़ के NaCl बना लेगा, क्योंकि यही प्लाज्मा में पाया जाता है और यही का था। अब क्या क्या बचा है? एक तो हीमोग्लोबिन जो कि CO2 को छोड़कर ऑक्सीजन के पास जाना चाहता था, तो हीमोग्लोबिन जुड़ेगा ऑक्सीजन के साथ, और एक बचा है K प्लस, और क्या बन जाएगा, KHbO2 मीन्स ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सी हीमोग्लोबिन के बनने की वजह से ही ये पदार्थ टूटे हैं। तो द इफेक्ट ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन ऑन डिसोसिएशन ऑफ दिस कंपाउंड इज नोन एज हेल्डेन इफेक्ट। इसका मतलब क्या है कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन का इन सभी पदार्थों के तोड़ने पर प्रभाव, ये कहलाता है हेल्डेन प्रभाव। और ये कहाँ देखने को मिलेगा? ये एल्विलाई मीन्स कूपिका के लेवल पर देखने को मिलेगा। इस टॉपिक से ये रिएक्शंस नहीं पूछी जाती हैं, लेकिन क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि CO2 का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। यहाँ से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो एक तो क्लोराइड शिफ्ट से पूछा जाता है कि क्लोराइड शिफ्ट कहाँ पर होता है, तो हम जानते हैं टिश्यू लेवल पर होता है। क्लोराइड शिफ्ट क्या होता है, तो हम जानते हैं Cl माइनस का प्लाज्मा से आरबीसी में अंदर जाना क्लोराइड शिफ्ट कहलाता है। पूछा जाता है क्लोराइड शिफ्ट क्यों होता है, तो HCO3 माइनस के बाहर निकलने की वजह से, जो कि आरबीसी से प्लाज्मा में आया है, उसकी वजह से होता है। इसके अलावा पूछा जाता है कि टिश्यू लेवल पर किसका फॉर्मेशन हो रहा है या किसका डिसोसिएशन हो रहा है, तो KHbO2 का यहाँ पर विखंडन होता है। अब आते हैं इस पर। यहां से जो क्वेश्चन आते हैं वो ये पूछा जाता है कि एल्विलाई के लेवल पर किसका इनफ्लक्स होता है, तो आंसर जाएगा HCO3 माइनस का इनफ्लक्स मीन्स अंदर जाना होता है, और कहां से कहां, तो प्लाज्मा से आरबीसी की तरफ होता है। इसके अलावा पूछा जाता है कि Cl माइनस का क्या हो रहा है, तो ई फ्लक्स हो रहा है मीन्स बाहर निकल रहा है, और इसे रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट भी बोलते हैं, क्योंकि क्लोराइड शिफ्ट Cl माइनस का अंदर जाना और रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट उसका उल्टा मीन्स Cl माइनस का बाहर निकलना। और यहां से एक क्वेश्चन और आता है हेल्डेन प्रभाव। हेल्डेन प्रभाव KHbO2 का प्रभाव है, जिसकी वजह से ये तीनों कंपाउंड या तीनों पदार्थ जो है वो टूट गए। इसके अलावा जो क्वेश्चन यहां से और पूछा गया है वो ये है कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन किसकी तरह व्यवहार करता है। फर्स्ट ऑप्शन में दिया रहता है प्रबल अम्ल की तरह, दूसरा प्रबल क्षार की तरह, या फिर पूछा जाता है वीक मीन्स कमजोर क्षार की तरह, और पूछा जाता है कमजोर अम्ल की तरह। ये चार ऑप्शन दे रखे, तो आंसर जाएगा प्रबल अम्ल की तरह। क्यों? केमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं कि अगर किसी पदार्थ के बनने की वजह से माध्यम में अगर कोई पॉजिटिव आयन रिलीज हो तो वो पदार्थ एक अम्ल की तरह व्यवहार करता है। यहाँ KHbO2 बनने की वजह से ही H+ आयन रिलीज हुआ है मीडियम में,
और ये H प्लस आयन एक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव आयन है, इसी वजह से KHBO2 एक स्ट्रॉन्ग एसिड मीन्स प्रबल अम्ल की तरह व्यवहार करता है। अब आते हैं एनसीईआरटी के पॉइंट में। एनसीईआरटी में कार्बोनिक एनहाइड्रेस के जो पॉइंट दे रखे हैं वो हमने पढ़ लिए कि कार्बोनिक एनहाइड्रेस आरबीसी और प्लाज्मा दोनों में पाया जाता है, सबसे ज्यादा आरबीसी में पाया जाता है। एक पॉइंट और बाकी है, 100 ml ब्लड कितने ml CO2 को कूपिका को देता है? तो आंसर जाएगा 4 ml CO2। ऑक्सीजन की भी यही बात कर लेते हैं, 100 ml ब्लड कितने ml ऑक्सीजन को लेकर जाता है? तो आंसर है 20 ml। कितने ml ऊतक को देकर आता है? तो आंसर है 5 ml, और वो भी कैसी परिस्थिति में? सामान्य परिस्थिति में, मींस नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन में। ऐसे ही यहां की बात करें CO2 की, तो 100 ml ब्लड जो कि डीऑक्सीजनेटेड है वो 100 ml बी ऑक्सीजनित रक्त 4 ml CO2 को एल्विलाई को देता है। इस तरीके से ऑक्सीजन और CO2 का ट्रांसपोर्ट कंप्लीट हुआ।